हेलो नमस्कार आप सभी को। स्वागत है एक बार फिर से बेंच केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है, हमने जो शेखावाटी मिशन 100 है उसके असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी जो है वो 2 लेक्चर जो हैं वो हमने डाल दिए हैं। और जिसमें पहला लेक्चर जो था वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डी एंड एफ ब्लॉक से था। और दूसरा लेक्चर जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था। एक पोर्शन हमने पढ़ लिया था। लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, तो मैंने जो है दूसरा लेक्चर जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं अपलोड कर रहा हूँ। जो बाकी पोर्शन हमारा इसमें रह गया था, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने पिछले जो वीडियो हैं वो देख लिए होंगे। और एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो जो है, मेरा काम जो है वो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप रिस्पॉन्स दें इस पर और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। क्योंकि इस बार एग्ज़ाम भी थोड़े जल्दी हैं। और अभी अगर ख़ास तौर पे मैं गवर्नमेंट स्कूलों की बात करूं राजस्थान के अंदर, तो लेक्चरर्स जो हैं उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है अभी इस टाइम, तो उस वजह से क्या है कि बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है पढ़ने में। बहरहाल हम इसको करते हैं कंटिन्यू। और आज का जो पहला सवाल है हमारे पास में वो रहने वाला है, रेखांशिक और फलकीय समावयव जो हैं इसको आप एग्जाम्पल से आप एक्सप्लेन करेंगी। रेखांशिक समावयव क्या होते हैं और फलकीय समावयव क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार मार्क भी कर सकते हैं। सवाल पूछा हुआ है राजस्थान बोर्ड ने। तो देखो, रेखांशिक समावयवी और फलकीय समावयवी जो है इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि इसको बनाने में ही जो है वो कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको बनाने का। अगर आपको फलकीय समावयवी बनाना है तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप मेटल लें। इस मेटल पे हमारे पास दो लिगेंड होते हैं, मतलब दो टाइप के आप कह सकते हैं, दो टाइप के लिगेंड होते हैं तीन तीन के समूह में। ठीक है, जैसे यहां पर दिख रहा होगा आपको MA3B3, मतलब M का मतलब मेटल है, A जो है वो 3 है और B भी 3 है, मतलब दो टाइप के लिगेंड है और तीन तीन की संख्या में उपस्थित है। ठीक है, अगर मुझे फलकीय समावयवी बनाना है तो मुझे ध्यान ये रखना होगा कि पहली चीज तो ये कि यहां पर समन्वय संख्या 6 होती है। तो आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे यहां पर 6 पोजीशंस हैं जिनके ऊपर लिगेंड को जोड़ना है। जब फलक ये समावयवी बनाना है तो आप किसी भी एक फलक पर, फलक मान सकते हैं आप, इस वाले हिस्से को भी मान सकते हैं, इस वाले हिस्से को भी मान सकते हैं, तो किसी भी एक फलक पे मैं 3 लिगेंड सेम रखूंगा। तो ये 3 लिगेंड सेम हो गए। अब मेरे पास 3 पोजीशन बची हैं और 3 ही लिगेंड बचे हैं, तो मैं यहां बाकी जो 3 पोजीशंस हैं इनके ऊपर क्या लगा दूंगा, बी लगा दूंगा। ठीक है, अगर आप इस स्क्वायर को ऐसे कनेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कौन सा समावयवी बन गया, फलक ये समावयवी। और दूसरा जो है वो है रेखांशिक, जिसको ट्रांस भी कह सकते हो आप, इसको आप सिस भी कह सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री पर सेम लिगेंड है। ठीक है, और इसका फलक ये नाम है ही। रेखांशिक को कैसे बनाते हैं, तो देखो रेखांशिक को बनाने का तरीका ये है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। रेखांशिक जो है हमारा वो किस तरीके से बनता है, यही बना देता हूँ। रेखांशिक बनाने के लिए हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ जगह सही है, यहाँ बनाता हूँ मैं। तो अपने पास में मेटल रहेगा और उस मेटल पे हमें पता ही है लिगेंड की संख्या कितनी क्या रखनी है। वही फिर से अपने पास में क्या रहेगा, 6 पोजीशंस रहेंगी। तो ये 6 पोजीशंस मैंने ड्रॉ कर ली पहले ही। अब रेखांशिक में हमने ध्यान रखना है कि कोई भी दो लिगेंड, चाहे दो ए ले लें आप, चाहे दो बी ले लें, इनको आप 180 डिग्री पे ले आए। ये 180 डिग्री वाला जो एंगल, इस पे ले आए। अब मेरे पास में एक ए बच गया है, तो और 4 पोजीशन है, तो 4 में से किसी भी एक पोजीशन पे मैं ए को रख दूंगा और बाकी जो 3 पोजीशंस हैं उन पे कौन आ जाएगा, उन पे आ जाएगा बी। ठीक है, सिंपल है। तो इसको अब आप स्क्वायर को ड्रॉ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कौन सा बन गया, रेखांशिक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आप बनाना सीख गए होंगे। एक बार आप इसको प्रैक्टिस भी कर लें अपनी रफ नोटबुक में, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। इसके बाद पढ़ सकते हैं आप इसको। MA3B3 प्रकार के संकुलों में एक ही प्रकार के 3 लिगेंड अष्टफलक की संरचना में एक फलक के 3 कोनों पर होते हैं तो उसको फलक ये बोलते हैं। और अगर समान लिगेंड अष्टफलक की संरचना के ध्रुवों पर स्थित है तो ऐसी कंडीशन में जो आइसोमर बनता है, जो समावयव बनता है, उसको रेखांशिक बोलते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, MABXY प्रकार के संकुल में बनने वाले समावयव रखिए, क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो देखो, MABXY प्रकार के में जो संकुल बनते हैं वो बनते हैं 3 प्रकार के समावयव बनाता है। इस प्रकार का संकुल अगर कोई होगा, अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, फिर से ये भी समझने की बात है। MABXY, तो एक चीज तो तय माने भाई कि यहां पर जो आपकी समन्वय संख्या है ना, समन्वय संख्या जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, तो ये समन्वय संख्या यहां पर 4 होगी। और याद रखना एक बात, समन्वय संख्या 4 में आपको पता है 2 प्रकार की ज्यामिति बनती है। एक तो बनती है कौन सी, चतुष्फलकीय,
और दूसरी बनती है वर्ग समतलीय। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं वर्ग समतलीय। ये भी बता चुका हूं वर्ग समतलीय कब बनती है, जब संकरण dsp2 आता है। चतुष्फलकीय कब बनती है, जब संकरण sp3 आता है। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर समावयव आप बना रहे हो तो चतुष्फलकीय संकुल जो होते हैं ना, इनमें कभी भी आप समावयवी नहीं बना पाएंगे, इनमें समावयवी नहीं बनते हैं, समावयवी बनते हैं वर्ग समतलीय में। इसीलिए देखो जो आइसोमर बन रहे हैं ना तीन, वो तीन आइसोमर आपको वर्ग समतलीय में बनाने हैं। अब बनाएंगे कैसे वो मैं सिखा देता हूं, ये बिल्कुल आसान है समझना। देखें, इसके ऊपर अपने पास में 4 लिगेंड हैं। देखो एम का मतलब मेटल है, फिर से 4 लिगेंड है, एक ए है, एक बी है, एक एक्स है और एक वाई है। ये बने हुए हैं आपके सामने, लेकिन मैं एक बार फिर से इनको अलग से बना के दिखा देता हूं। यहां बनाने का तरीका क्या रहेगा, आप एक मेटल लेंगे, ठीक, इस मेटल पे 4 पोजीशन है, ये बात हमें पहले से क्लियर है भाई, वर्ग समतलीय बनाना है। तो एक लिगेंड को, जैसे मैंने यहां पर ए ले लिया, एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर दें आप। अब बाकी जो 3 लिगेंड बच गए ना, कौन कौन बच गए, ए के अलावा बी बच गया, एक्स बच गया, वाई बच गया। इस ए के 180 डिग्री पे एक बार तो एक्स को ले आए आप। अब 2 लिगेंड बच गए, कौन कौन से, एक बी बच गया और एक क्या बच गया, वाई। कैसे भी लगा दो, नीचे बी लगा दो, ऊपर वाई लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नोटिस ये करना है कि ए के सामने कौन है। ए के सामने एक बार एक्स आ गया, सेकंड टाइम में आप क्या करेंगे, सेकंड जो आइसोमर बनाएंगे उसमें इस एम पर ए को तो आप फिक्स कर दो, ए कोई भी लिगेंड ले लो आप उसको फिक्स कर दो, ए ले लो, एक्स ले लो, बी वाई ले लो, वाई ले लो, किसी को भी ले लो। ए के सामने कौन आ चुका था पहले, एक्स, इस बार किसको ले आएंगे, इस बार ले आएंगे बी को। ठीक है, बच गए कौन, बच गए अपने पास में एक्स, तो यहां तो मैंने किसको ले लिया, यहां तो मैंने ले लिया एक्स को, और यहां मैंने किसको ले लिया, यहां मैंने ले लिया वाई को। क्लियर होती है बात भाई। तो ये कहानी है किसकी, ये दूसरे की। तीसरे में क्या होगा, अब देखो x आ चुका है ए के सामने, b आ चुका है, अब कौन बच गया, अब बच गया y। तो y को कैसे बनाऊंगा, देखो यहां बना देता हूं मैं, वैसे बना हुआ भी है यहां पर m, इसके सामने मैंने पोजीशन फिक्स कर रहा हूं मैं, किसके सामने, a के सामने, तो यहां पर मैं किसको ले सकता हूं, y को। बच गए कौन, एक तो b बच गया है और एक क्या बच गया है, x। सिंपल है, तीन समावेश, तीन ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भाई ए के सामने आप 3 लिगेंड है जिनको बारी बारी ला सकते हो 180 डिग्री पे, हो गया काम अपना। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। धातु कार्बोनिल यौगिकों में आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए। धातु कार्बोनिल क्या होते हैं भाई, धातु कार्बोनिल का मतलब होता है कि धातु के ऊपर अगर सीओ जुड़ा हुआ है, देखो ये जुड़ा हुआ सीओ, कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं इसको, आप इसको कार्बोनिल बोलते हैं जब आईयूपीएससी में जाते हैं तो इसको कार्बन। ठीक है, तो ये तो इसकी थ्योरी है, मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूं, ये आपको समझना जरूरी है। देखो होता क्या है, यहां पे कौन से कक्षक कैसे क्या आए हुए हैं, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। होता यह है कि हम जनरली इस चीज को जानते हैं कि यहां पर m जो है ना, m ये धातु है, ठीक है, m को मैं क्या कह सकता हूं, m मेरा धातु है, और CO जो है ना यहां पर, ये जो CO आपको नजर आ रहा है यहां पे, CO अपना लीगेंड है। और हम इस चैप्टर में यही पढ़ते हैं कि भाई जो लीगेंड होते हैं वो मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर CO जो है, इसमें कार्बन जो है, इसके पास देखो ये एक लोन पेयर है, कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में या कार्बोनिल लिगेंड में। ये जो आपको दिख रहा है ये इस कार्बन का संकृत कक्षक है, और इस संकृत कक्षक से धातु के संकृत कक्षक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये संकृत कक्षक है धातु का, ये कार्बन का संकृत कक्षक है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और आपको पता है संकृत कक्षकों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, सिग्मा। तो एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपकी। फिर क्या होता है कि जो धातु होता है अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में धातु क्या करता है कि अपने असंकृत कक्षकों के अंदर पहले से जो इलेक्ट्रॉन है जो धातु के खुद के हैं, जो लिगेंड ने धातु को दिए उनकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जो धातु के खुद के हैं वो होंगे असंकृत कक्षकों में। तो देखो ये जो कक्षक आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये डी कक्षक है, और आपको पता है डी कक्षक जो है वो क्या होता है, द्विडमलाकार। इन असंकृत डी कक्षकों में जो पहले से इलेक्ट्रॉन है धातु के पास, उन इलेक्ट्रॉनों को धातु जो है ना वो ट्रांसफर कर रहा है सीओ के, कार्बोनिल के, कार्बन को। और आपको पता है कार्बन के पास कौन से कक्षक होंगे, पी कक्षक होंगे, डी तो होंगे नहीं। तो देखो ये जो कक्षक दिख रहे हैं ना यहां पर, ये कार्बन के कौन से कक्षक है, ये असंकृत पी कक्षक है। और एक बात और बता देता हूं, ये जो असंकृत पी कक्षक होंगे ना ये एंटी बॉन्डिंग होंगे, प्रति आबंधित। तो आप यहां पर पाई स्टार लगाएंगे। सर पाई क्यों लिखा हमने, क्योंकि आपको पता है कार्बन और मेटल के बीच में एक बॉन्ड तो पहले ही बन चुका है, जिसको फ्रंट डोनेशन भी कहते हैं, अग्र दिशा में दिया गया दान, ये तो नॉर्मल डोनेशन है। लेकिन मेटल जब वापस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन किसको, कार्बोनिल को, तो यहां पर दूसरा बॉन्ड बन रहा है, दूसरा बॉन्ड बनेगा तो पाई बनेगा। उसमें ध्यान क्या रखना है, ये जो दूसरा पाई बंद बन रहा है ये धातु के असंकृत डी कक्षक और कार्बन के असंकृत पी कक्षक, और पी भी कौन सा, पाई स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग, प्रति आबंधित कक्षकों के बीच में बनता है। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग।
पश्च आबंधन बोलते हैं, पश्च आबंधन, इंग्लिश में कहते हैं बैक बॉन्डिंग, पश्च आबंधन। ठीक है, जो बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड बना है वो कौन सा है, पाई बॉन्ड है। तो ये काम है यहाँ पर किसमें, मेटल और कार्बोनिल के बीच में। ये बात यहाँ पर सब लिखी हुई है। धातु कार्बोनिल में, धातु कार्बन बंध में मेटल कार्बन सिग्मा तथा पाई दोनों बंध के गुण पाए जाते हैं। मेटल कार्बन में सिग्मा बंध में कार्बोनिल का कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्षों में दान करता है, और धातु जो है वो अपने पूरी पूरी डी कक्षक मतलब भरे हुए से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को कहाँ ट्रांसफर करता है, कार्बोनिल के प्रति आबंधित पाई स्टार कक्षक में दान करता है, जिसे पश्च बंधन भी कहते हैं। ऑलराइट, उसके बाद में है विल्किंसन उत्प्रेरक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विल्किंसन उत्प्रेरक। आपसे ये पूछ सकता है विल्किंसन उत्प्रेरक में मेटल कौन होता है, तो भाई विल्किंसन उत्प्रेरक में मेटल होता है RH, रोडियम। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखने, एक चीज ये भी ध्यान रखना कि विल्किंसन उत्प्रेरक में जो RH होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट होती है। फर्स्ट बोल दें आप +1 लिख सकते हैं, +1 होती है। काम क्या करता है, तो भाई एक तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दूसरा ये काम करता है एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है उस हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में। सही है भाई। उसके बाद में संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हाँ, एक यहाँ पर जो लिगेंड होते हैं ना RH के ऊपर, वो ट्राइफेनिल फोस्फिन होता है और एक Cl होता है। ट्राइफेनिल फोस्फिन जो है वो एक अनावेशित लिगेंड है और Cl के ऊपर -1 होता है, इसलिए RH +1 में है। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल COF6-3 तथा NiCN4-2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, संकर्ण ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति को समझाइए। तो देखो वैसे तो मैं VBT समझा चुका हूं पहले भी, एक बार फटाफट से बता देता हूं आपको। देखो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो आप, +3 आएगी। कोबाल्ट 27 पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो पूरा प्रॉपर तरीके से सिर्फ कोबाल्ट का। उसके बाद कोबाल्ट को +3 में कन्वर्ट करो। +3 में कन्वर्ट करने का मतलब है कि 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो 24 हो गए। 2 कहां से कम होंगे, 4s में से, एक 3d में से, तो 3d में 6 बचेंगे। फिर उसको आप भर दो ईमानदारी से हुंड के नियम के अनुसार। अभी युग्मन वुग्मन कुछ नहीं करवाना भाई। फिर आप ये देखो कि लिगेंड आपका कैसा है, तो लिगेंड आपका फ्लोरीन है जो एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो युग्मन करेगा नहीं। जहां से खाली कक्षक मिलना स्टार्ट होंगे वहीं से डोनेशन स्टार्ट कर देगा। 6 डब्बों में डोनेशन करवाएंगे, संकर्ण sp3d2 आएगा, ज्यामिति अष्टफलकी बनती है, COF6 बन जाएगा, खत्म बात। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, यस है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है। फिर बात आती है NiCN4 की, तो यहाँ पर निकिल जो है वो +2 में है। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, +2 में भेजा उसको, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में इससे कम हो गए, कितने बचे, 8। पहले 8 को भर दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 भर दिए। उसके बाद आपको पता है CN जो है वो एक ऐसा लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें से इस एक इलेक्ट्रॉन को आप पीछे ले आओगे, इसको बोलते हैं युग्मन। हो गया युग्मन, देखो कक्षक खाली हो गया। अब क्या करेंगे, CN आएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेशन स्टार्ट करेगा, तो एक तो D में करेगा, एक S में और 2 P में, तो भाई DsP2 बनेगा संकर्ण, और संकर्ण अगर DsP2 होगा तो वहां पर ज्यामिति वर्गाकार होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति है। हो चुकी है बातें, अब चलते हैं आगे। यहां फोकस करेंगे भाई थोड़ा सा, क्योंकि सवाल जरूर आता है IUPSC से, और मैं चाहता हूं कि ये सवाल आपका गलत ना हो। कोई भी गलत नहीं हो वैसे तो, बट कम से कम ये तो ना ही हो। देखो भाई, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की जब नेमिंग करते हैं तो भाई यहां इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर बड़े ब्रैकेट के पहले कुछ है तो उसको आप नेमिंग में इन्वॉल्व करेंगे नहीं, फिर आप बड़े ब्रैकेट के अंदर एंटर करेंगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर एंटर करेंगे तो अगर आपको एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड नजर आ रहे हैं तो आप उन पे नेमिंग कर लें। भाई इसको एमाइन बोलते हैं, एमीन हिंदी में, क्लोरो बोलते हैं इसको, तो C से स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं नाइट्रो, तो ये N से स्टार्ट होगा। ये जो लिगेंड है ना, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनका नाम लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप पता है अल्फाबेट में A आता है तो उसकी संख्या लिखेंगे, लिगेंड की संख्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डाई एमीन। फिर Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। क्लोरो भी लिखा रहता है कई जगह, क्लोरिडो भी लिख सकते हैं। उसके बाद में NO2 को क्या लिखते हैं, NO2 को लिखते हैं नाइट्रो, ठीक। और अगर आप नाइट्रो के ब्रैकेट में N भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कई जगह बना हुआ मिलेगा आपको ऐसे, नाइट्रो के ब्रैकेट में N। क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहां पर दाता परमाणु नाइट्रोजन, इसलिए बना देते हैं। नहीं भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नाइट्रोजन ऑलरेडी आगे लिखा हुआ है। उसके बाद में Pt को क्या लिखेंगे, प्लैटिनम। धातु का नाम नहीं बदलेगा क्योंकि संकुल ऋणावेशित नहीं है। फिर बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना बिल्कुल आसान है, ठीक है। कैसे, देखो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें तो कोई चार्ज है नहीं, कोई आवेश है नहीं। Cl पे कितना होता है, -1, NO2 पे भी कितना होता है, -1, तो दोनों मिलकर के Pt पे +2 कर देंगे, बस हो गया नाम। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में अगला जो कॉम्प्लेक्स है वो इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे स्टार लगा लेना, ऐसा कॉम्प्लेक्स पूछा हुआ भी है पहले, NaPH4। यहां पर देखो पहले धातु है, इसकी संख्या लिखी नहीं जाती है, लेकिन नाम पहले इसी का लिखा जाएगा। क्या लिख दिया, सोडियम। फिर बड़े ब्रैकेट में एंटर करते हैं तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। यहां पर लिगेंड H- है, ध्यान रखिएगा, पहले भी बता चुका हूं। संख्या कितनी है, 4, टेट्रा हाइड्रिडो। उसके बाद में बोरोन जो है उसका नाम हो जाएगा बोरेट। कारण क्या है, क्योंकि पहले धातु लगा हुआ है, तो जब टूट के जाएगा तो संकुल पर ऋणावेश छोड़ जाएगा, तो टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट।
ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन मिलकर के बोरोन पे -4 कर देंगे, लेकिन उनमें से एक इलेक्ट्रॉन की भरपाई ये सोडियम कर जाएगा, तो +4 की बजाय कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। कौन? आपका बोरोन। ठीक है, एक ये भी ध्यान रखना भाई यहां पर इसको टेट्रा कार्बोनिल आयरन लिखते हैं, यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगेंड है। इनमें से कोई अगर आपको कॉम्प्लेक्स के नाम में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं वहां पर आपको आंसर कर दूंगा। फिर उसके बाद में समझाइए CONH3 का होल 6+3 एक आंतरिक कक्षक संकुल है, जबकि NiNH3 का होल 6+2 एक बाह्य कक्षक संकुल है। तो ये ऑलरेडी जो है ना मैं बता भी चुका हूं, फिर से बता देता हूं भाई थोड़ा सा आपको। CONH3 होल 6+3 में NH3 जो ना वो एक प्रबल लिगेंड है, कोबाल्ट +3 में है, 3d6 विन्यास है। 3d6 विन्यास है तो देखो कैसे दिखेगा, 3d6 कैसे दिखेगा, यहां पर ऐसे दिखेगा, मैं बना देता हूं। 5 डब्बे बनाओगे डी में, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रह जाएंगे। पहले तो आप 6 भर दिया करो, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन अमोनिया जो है यहां पर जब अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, इसको यहां भेज दो आप और इसको यहां भेज दो, सॉरी ये यहां जाएगा। ठीक है, तो कैसा दिखने लग जाएगा, देखो यहां बन जाएगा। ये डी में 5 डब्बे बनाओ आप, 2 यहां पर पहले से थे, एक आपने पीछे से भेज दिया तो यहां भी 2 हो गए, एक और भेज दिया यहां पर पीछे से तो यहां भी 2 हो गए। अब देखो ये जो 2d कक्षक है ये खाली हैं आपके, कौन से कक्षक हैं, ये 3d है। फिर इसके आगे क्या रहेगा, 4s रहेगा, इसके आगे क्या रहेगा, इसके आगे रहेगा 4p, और इसके आगे कौन आता है, इसके आगे आता है 4d, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। कितने लिगेंड है, 6। तो पहला लिगेंड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, तीसरा यहाँ पे देगा, 4th 5th और ये 6th। तो कितने हो जाएंगे भाई, 6 डब्बों में इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 तो डी में गए हैं, एक एस में गया है और 3 पी यूज हो गए हैं, तो संकरण क्या हो जाएगा, D2sp3। अगर आपका D2sp3 हो रहा है संकरण, इसका मतलब आंतरिक डी कक्षक काम में आया है, और अंदर वाला डी जब काम में आता है तो पहले डी को लिखा जाता है, तो ये आंतरिक कक्षक संकुल है। लेकिन अगर आपके पास में NiNH3 होल 6+3 है, मतलब निकिल है मेटल, ये तो किसकी बात हो रही थी, ये तो पहले कॉम्प्लेक्स में जिसमें कोबाल्ट था मेटल आपका। निकिल में क्या होता है कि निकिल यहाँ पर आपका जो मेटल है वो यहाँ पर +2 में है, +2 में होगा तो निकिल जो है वो 3d8 4s2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो 3d में इलेक्ट्रॉन बचेंगे 8। अब देखो 8 में कहानी क्या हो जाती है वो सुनो, जब आप 3d के डी कक्षकों के अंदर आप 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8। ठीक है, अब अमोनिया है प्रबल ही, लेकिन आपको पता है कि अगर वो इसको यहां भेज भी दे तो भी एक ही कक्षक खाली हो पाएगा। और आपको पता है भाई जो संकरण होगा यहां पर, अगर मैं डोनेशन करवाऊं तो देखो ये एक खाली हो गया, ये कौन है आपका, ये आपका 3d है। 3d के बाद यहां क्या लेंगे आप, 4s, 4s के बाद में क्या आ जाएगा 4p, और 4p के बाद क्या आ जाता है, 4p के बाद आ जाता है 4d, ये आ गया 4d। अब कितने लिगेंड आने हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, DsP3d। ये कोई संकरण होता नहीं है भाई, ये संकरण हो नहीं पाता, हाइब्रिडेशन हो नहीं पाएगा। या तो अंदर के 2d कक्षक काम में आए, और अगर अवेलेबल नहीं है तो हम बाहर के 2d कक्षक काम में लेंगे। अब हमने यहां युग्मन भी करवा लिया, लेकिन फिर भी एक ही डी खाली हो पा रहा है, इसलिए यहां पर युग्मन नहीं होगा। यहां आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है जो जहां है वहीं रहने दो, आएगा वो डोनेशन यहां से चालू कर देगा, यहां से शुरुआत करेगा। ठीक है, 1, उसके बाद 2 3 4 5 और 6, तो 1s 3p और 2d क्या हो जाएगा, sp3d2। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, इसमें अक्सर गलतियां करते हो आप लोग, तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप देख लेना। फिर इसके बाद में Cr(C2O4) थ्राइस +3 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीजन संख्या, तो भाई यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये बात ध्यान रखना भाई, C2O4 2- ऑक्जेलेटो जो है वो एक द्विदंतुक लिगेंड है, तो अगर एक लिगेंड 2 डोनेशन कर रहा है तो 3 कितने करेंगे, 6। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 6, या उप सहसंयोजन संख्या भी कह सकते हैं आप इसको, ये हो जाएगी 6। बंधनी समावयवता और उप सहसंयोजन समावयवता में अंतर क्या है, तो देखो बंधनी में पहले बता चुका हूं, वो बताऊंगा नहीं वापस से, 2 बार इसी लेक्चर में बता चुका हूं, इसी चैप्टर में। उप सहसंयोजन में क्या होता है, उप सहसंयोजन में देखो 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं आपको, ये कॉम्प्लेक्स ले लिए, ये भी लिगेंड 6 सेम है, ये भी 6। अभी क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया है और कोबाल्ट के साथ 6 NCS है। जब आप समावयवता बनाए या समावयवी बनाए आप इसका, कौन सा, उप सहसंयोजन, तो क्या कर देंगे, इस NCS को तो ले आओ क्रोमियम के साथ और इस अमोनिया को ले जाओ कोबाल्ट के साथ, बन चुका है। बस एक्सचेंज करने, किसको एक्सचेंज करना, लिगेंड को। आगे बढ़ते हैं, CrH2 का होल 6 Cl3 व CrH2 थ्राइस Cl3 H2O3 में संकुलों में कौन सी समावय होता है। तो देखो भाई हो क्या रहा है, यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है, मैं पहले बता भी चुका हूँ ये सवाल भी। H2O यहाँ पर देखो भाई बाहर जा चुका है, यहाँ पर 3 H2O बाहर चले गए, और
बाहर से 3 Cl अंदर आ गए। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब आपके पास में हाइड्रेट समावयवता होती है, हाइड्रेट समावयवता और आयनन समावयवता। क्योंकि आयनन भी करेंगे ना आप, इसको आयनित करेंगे तो क्या मिलेंगे? 3 Cl मिलेंगे आपको। यहां मिलेंगे क्या? 3 Cl नहीं मिलेंगे। H2O का आयनन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वो आपको एज ए क्रिस्टलन जल, इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल, जो बाहर लगा हुआ है, तो ये टूटेगा नहीं, इसका आयनन नहीं हो पाएगा। अलग हो जाएगा कॉम्प्लेक्स से, लेकिन आयन के रूप में अलग नहीं होगा। लेकिन इसको और इसको जब आयनित कर रहे हो ना आप, तो यहां 3 Cl मिलेंगे आपको और यहां नहीं मिल पाएंगे। तो क्या हो जाएगा भाई? अणुसूत्र दोनों का समान है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? आयनन समावयवी है, दोनों अलग अलग आयन दे रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन जो है ये आपका डीडी संक्रमण का है, TiH2 का होल 6+3, ये आपकी एनसीईआरटी का एज इट इज सवाल है। इसमें टाइटेनियम जो है वो +3 में है, तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। पहले तो लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन 3d में है, 2 किस में है? 4s में। +3 में भेजोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से कम कर दो, 1 3d से कम कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब क्या कर दो? अब CFT अप्लाई कर दो। और CFT जब आप अप्लाई करोगे ना, तो CFT में आपको पता है डी उपकोष के 5 कक्षक है, ठीक है। ये 5 कक्षक हमने ले लिए, इसमें आप क्या कर दोगे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन फील कर दोगे। अब इसका विपाटन करवा दो, यही कहती है CFT। विपाटन करवा दिया तो पहले इलेक्ट्रॉन T2G में भरोगे। फिर क्या होता है कि बाहर से एनर्जी लेता है ये इलेक्ट्रॉन, और बाहर से जब एनर्जी इसको देंगे ना हम, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका संक्रमण हो जाता है। संक्रमण का मतलब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो कहां चला गया? Eg में। अब Eg जो है ना, इसकी ऊर्जा अधिक होती है, ये बात मैं आपको बता देता हूं, यहां लिखा हुआ नहीं है। ऊर्जा क्या होती है? अधिक। और अधिक ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थायी नहीं रह पाएगा, और जब नहीं रह पाएगा स्थायी, तो क्या करेगा? ये वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। ग्राउंड स्टेट में आने का मतलब जहां से गया था वहीं आ जाएगा वापस। और जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आता है ना, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, बता चुका हूं मैं। और ऊर्जा का उत्सर्जन जो है वो किसके रूप में होता है? स्पेक्ट्रम के रूप में होता है, और उसी स्पेक्ट्रम के कारण हमें रंग दिखाई देता है। तो ये बात आपको नीचे लिखी हुई मिल जाएगी भाई। और ये इसी को बोलते हैं डीडी संक्रमण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका एक प्रकार के डी कक्षक से दूसरे प्रकार के डी कक्षकों में जा रहा है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। उसके बाद में है उप सहसंयोजक यौगिकों के उपयोग। तो ये आपको पढ़ने वाली चीजें हैं। हाइपोविलियन संकुल यौगिकों का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, यहां से सवाल भी आता है, इसको आप हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। हाइपोविलियन संकुल जो है ना, उसमें उप सहसंयोजक यौगिक उपयोग होते हैं फोटोग्राफी में। और Ag यूज होता है, Ag के कॉम्प्लेक्स सिल्वर के, ठीक है। EDTA4 संकुल का उपयोग लेड की विषाक्तता में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा कैसा आपको खालिस्तान में भी मिल सकता है। EDTA जो होता है ना, ये एक चिलेटिंग लिगेंड है। चिलेटिंग का मतलब जो रिंग बना लेता है। तो अगर पॉइजनस या जहरीला कोई पदार्थ जो है वो अगर हमारे ब्लड में घुल गया है ना, तो उसको अलग करने के लिए, उसको बांध के ब्लड से अलग कर लेता है। तो मेडिकल साइंस के अंदर इसका अच्छा यूज है EDTA का। और फिर Na2 EDTA का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। धातुओं के शोधन में NiCO4 पहले बात हो चुकी थी, मांड प्रक्रम। जैव तंत्र में अनेक संकुल बनते हैं। हीमोग्लोबिन आयरन जो है, आयरन का, और विटामिन B12, कोबाल्ट तथा क्लोरोफिल मैग्नीशियम का संकुल है। विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो ये हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। और अंत में फिर से यही कहना चाहूंगा, मन लगा के पढ़िए। अगर आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आ जाऊंगा। अभी सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए, कॉन्सेप्ट आपके फिर से एक बार आपको मेमोराइज हो जाएं, याद रह जाएं। और उम्मीद करता हूं लेक्चर जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर शेयर करें अपने साथियों के साथ और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।